बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्याकरण की इस अगली कड़ी में मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ क्रिया पढ़ाने चल रही हूँ। तो आप भी अपनी कॉपी किताब के साथ तैयार रहिए। मैं कुछ वाक्य पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। मैं बोलूँ या पढ़ूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। जैसे है, पतंग उड़ रही है, नदी बह रही है, सूरज पूरब में उगता है, राम बाजार जाता है, माताजी खाना बना रही हैं। इतने वाक्य मैंने आपके सामने बोले। हर वाक्य में कोई न कोई काम होते दिखाई दे रहा है। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, यानी एक काम क्या हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है। पतंग उड़ रही है, यानी पतंग क्या काम हो रहा, उड़ने का काम हो रहा है। नदी बह रही है, बहने का कार्य है। तो इस तरीके से मैंने जितने वाक्य बोले, उन सभी वाक्यों के अंत में एक कार्य होता, संपन्न होता दिखाई पड़ रहा है। तो क्रिया पढ़ाने के पहले मैंने आपको इसीलिए कुछ वाक्य सुनाए कि उन वाक्यों के माध्यम से होने वाले कार्यों को पहले आप समझिए, तब आपको जाके वो परिभाषा जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा लिखवाने के पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो काम हो रहा है, कोई भी काम वाक्य में होता दिखाई दे। बच्चों, आपको बता दूं कि एक वाक्य तब तक पूर्ण होता ही नहीं कि जब तक उसमें क्रिया न हो। यानी एक साधारण सा वाक्य बनाने के लिए भी हमें एक क्रिया की आवश्यकता होगी। एक कर्ता और एक क्रिया, छोटी सी छोटी क्रिया हो, अगर मिलती है तभी जाके एक वाक्य बनता है। तो बिना क्रिया के वाक्य बनाना संभव नहीं है। तो इसी क्रिया को मैं अब पढ़ाने चल रही हूँ आपको। तो मैं यहाँ परिभाषा हेडिंग डाल देती हूँ। मैंने आपको इसकी भूमिका समझा दी। परिभाषा। अब मैंने कुछ वाक्य कहा, सुना आपने, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया का क्या मतलब है, क्रिया किसे कहते हैं। यानी जिस शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। मैं इसको बोर्ड पर भी लिख देती हूँ। आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो आप अपनी कॉपी पर इसको उतारते चलिए। तो परिभाषा लिखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये हो गई इसकी परिभाषा, क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा हो गई इसकी। आपको मैंने भी वाक्य भी बोला था, आपने सुना भी है। अब मैं इसका उदाहरण लिखती हूँ, आप उसे लिखिए। जैसे मोहन पढ़ता है, माताजी खाना बनाती हैं, राम गेंद खेलता है, सूरज
पूरब में उगता है। नदी बहती है। अब यहां पर मैंने 4-5 वाक्य लिख दिए। अब इन वाक्यों में देखिए क्रिया पढ़ना, बनाना, खेलना, उगना, बहना, ये आपकी क्रियाएं हैं जो मैंने यहाँ पर रेखांकित कर दी हैं, जिसको देख के आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, जब कभी आपको परीक्षा में ये कहा जाए कि क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्रिया की परिभाषा दीजिए, उसका उदाहरण दीजिए और साथ में ऐसे ही रेखांकित करिए। तब तो जांच काम करने वाले को ये पता चलेगा कि हाँ, बच्चा क्रिया पहचानता है। आधा अधूरा काम करके अगर आप बिना रेखांकित किए या बिना उदाहरण दिए क्रिया की परिभाषा लिखते हैं तो वो अपूर्ण है, वो पूरी नहीं मानी जाएगी, आपको उसमें पूरे नंबर नहीं मिल सकते। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके साथ आपको धातु बताती हूँ, यानी धातु से ही क्रिया बनती है। तो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि क्रिया अगर आप जानते हैं तो आपको धातु भी जानना चाहिए। बच्चों, धातु की परिभाषा लिखने के पहले आपको मैं बता दूं, आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, संस्कृत पढ़ते होंगे, तो संस्कृत में आपको धातु रूप याद करने को आता है। विभिन्न कालों में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। आप जैसे एक क्रिया है पठ। पठ का मतलब क्या होता है? पठ मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना, पठ का मतलब पढ़। अब इसी क्रिया को विभिन्न लकारों में आप धातु रूप याद करते हैं। अब इसी को, ये धातु रूप हो गया। अब इसके साथ जब हम विभिन्न प्रकार के काल जोड़ देंगे तो ये क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए इस क्रिया जानने के लिए धातु को भी जानना आवश्यक है कि धातु किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप लिखिए मेरे साथ साथ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी ये क्रिया का मूल रूप है। जितनी क्रियाएं हैं, जैसे ये क्रिया है पढ़ता, अब इसका धातु रूप क्या, धातु क्या है? पढ़। अब इस पढ़ से हम अलग अलग टेंस में, अलग अलग काल में इसके क्रिया इसकी बदल सकते हैं। अगर हम इसके साथ लगाएंगे ता, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। और अगर हम कहते हैं पढ़ा, तो ये हो जाएगा भूतकाल। और अगर हम कहेंगे पढ़ेगा, तो ये हो जाएगा भविष्यकाल। तो काल जब हम इसके साथ जोड़ देंगे, यानी समय, काल मतलब समय, तो ये अपने रूपों में थोड़ा परिवर्तन कर देगा। लेकिन इसका मूल रूप है पढ़, जो मैंने पहले अभी यहां लिखा था। तो उस मूल रूप को हम कहते हैं धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। तो जैसे पढ़, खा, जा इत्यादि, तो ये इसका मूल रूप है। काल में जुड़ेगा तो पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है वगैरह। उसी तरह खाता है, खाया, खाएगा, जाता है, गया, जाएगा। तो ये कालों में परिवर्तित हो गया। तो मैंने आपको
क्रिया की परिभाषा बताई और साथ ही साथ क्रिया के मूल रूप को भी मैंने बताया कि क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं। तो इतनी चीजें आप जान गए। अब मैं आती हूँ सीधे क्रिया के भेद पर। तो आप, मैं कुछ सेकंड रुक जाती हूँ, आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगी, क्रिया के भेद बताऊंगी। तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं क्रिया के भेद बता दूं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उतार चुके होंगे इसको। अब तो मैं इसको मिटाती हूं और हेडिंग डालती हूं क्रिया के भेद। आप भी अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः बच्चों दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। यही क्रिया के मुख्य भेद हैं। इसके अतिरिक्त भी क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन चूंकि आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए इतना जानना आवश्यक है कि क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के मुख्य भेद जो है वो दो हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इतनी चीजें आप लिख के अपनी कॉपी पे एक साइड हेडिंग बनाइए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब मैं सकर्मक क्रिया समझाने के पहले आपको इसी शब्द में से इसकी परिभाषा दिखाती हूं कि कैसे आप इसको समझेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है अथवा अकर्मक क्रिया है। तो मैं सबसे पहले इसको समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ शब्द में जो लिखा मैं पहले इधर लिख के समझाती हूँ। शब्द है सकर्मक। अब मैंने इस शब्द को अलग अलग करके लिख दिया है। अब स का मतलब हो गया सहित, ये हो गया कर्म और ये हो गया क्रिया। यानी जिस वाक्य की क्रिया कर्म सहित होगी वो हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। स कर्म क से क्रिया, स से सहित, क से कर्म से कर्म, यानी कर्म सहित क्रिया। जिन वाक्यों की क्रिया कर्म सहित होगी उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो मैं इसकी परिभाषा लिख के फिर आगे समझाती हूं आपको। आप इसकी परिभाषा लिखिए। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के माध्यम से संपन्न होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
राम पत्र लिखता है। मोहन गेंद खेलता है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो क्रिया कर्म के माध्यम से संपन्न हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखने की क्रिया किस चीज से संपन्न हो रही? पत्र लिखने के माध्यम से। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। यहाँ मोहन गेंद खेलता है। अब यहाँ खेलने की क्रिया किसके माध्यम से संपन्न हो रही? गेंद के माध्यम से। तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। अब बच्चों, मैं आपको बता देती हूं कि आप सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे। मैंने यहाँ 2 वाक्य लिखे हैं। इन दोनों वाक्यों को मैं आपको यहाँ समझाती हूं कि कैसे। तो कर्ता और क्रिया। अब इन वाक्यों में कर्ता कौन है? राम। क्रिया कौन सी हो रही? लिखता है। आप हमेशा ऐसे सीखिए, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर मिले तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ये पहचान का तरीका है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक भी आप इसी के माध्यम से पहचान सकते हैं। अकर्मक पहचानने के लिए भी उत्तर नहीं मिलेगा उसमें। तो अगर आप यहाँ पर इसी चीज को इन दोनों उदाहरण में लगा दीजिए, राम क्या लिखता है, तो उत्तर निकल रहा है पत्र लिखता है। मोहन क्या खेलता है, गेंद, यानी कि इसमें कर्म है। तो इस तरीके से आप किसी भी वाक्य को क्या लगाकर प्रश्न पूछिए, किसके? कर्ता और क्रिया के मध्य में, कर्ता और क्रिया के ठीक बीच में क्या प्रश्न लगाइए, क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। अगर उत्तर मिलता है तो आपका वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। या क्या लगाने पे प्रश्न सही ढंग से ना बनता हो तो भी वो अकर्मक क्रिया है। तो दोनों अर्थ में मैंने एक चीज यहाँ समझाई, जिसको समझ के आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पहचानेंगे। तो अब मैं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं अकर्मक क्रिया पर आती हूँ, जो इसका दूसरा भेद है, उसको लिखने चलती हूँ। तो आप इसको उतार लीजिए। मैं बार बार लिखने के बाद हट के यही कहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए। कुछ देर में कुछ सेकंड रुक जाती हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट जो मिले वो बिल्कुल साफ साफ मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपका काम हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मैं ऊपर के हिस्से को रब करती हूँ। क्रिया के भेद में मैं दूसरा भेद लिखूंगी। क्रिया का दूसरा भेद है, ये पहला था
अब दूसरा है अकर्मक क्रिया। बच्चों, मैंने अभी आपको सकर्मक क्रिया को अलग करके बताया कि कैसे पहचानेंगे। उसी तरह से इसमें लिखिए अकर्म क। आ का मतलब हो गया बिना, कर्म का मतलब कर्म, और का मतलब क्रिया। यानी जिन वाक्यों में कर्म क्रिया बिना कर्म के संपन्न होती है, जिन वाक्यों में क्रिया बिना कर्म के संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो इसी चीज को अब मैं परिभाषा में बदल कर यहाँ लिखूंगी कि इसकी परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाए। मैं अब नीचे का भी मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए और अच्छे से लिख सकिए। तो मैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा बोर्ड पर लिखती हूँ। जो क्रिया बिना कर्म के, जो क्रिया बिना कर्म के ही वाक्य में पूर्ण होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब मैंने सकर्मक आपको जब समझाया था नीचे अभी, तो मैंने बताया था कि कर्ता और क्रिया के बीच क्या लगाकर आप प्रश्न पूछें। अगर आपको उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखी, आप इसको लिखिए। फिर मैं उदाहरण लिखती हूँ कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखिए। राम सोता है, जैसे राम सोता है। अब यहां सोने की क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिखिए, रजत हंसता है। तीसरा लिखिए, सीता रोती है। तो आपको यहां पर अगर आप क्या लगा भी देंगे तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो आपका ये अकर्मक क्रिया है। इसकी भी पहचान उसी तरह से जैसे आपने सकर्मक क्रिया में की थी, आप करके देखिए। राम क्या सोता है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है कि राम क्या सोता है। राम कहाँ सोता है कहा जाता तो एक बार हो सकता था कि हम कहते थे राम कमरे में सोता है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या लगाकर पूछना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न या तो बनता नहीं है या तो बनता है तो उसका उत्तर नहीं मिलता। तो ये दो बातें आप मेरी हमेशा याद रखेंगे, तो आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको सकर्मक और अकर्मक की पहचान करना आ जाएगा। और कभी कभी मैं आपको बता दूं कि हालांकि आपके लिए उतना जानना बहुत आवश्यक नहीं है, कभी कभी सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। मैं अभी आपको उतना लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि आपके लिए इतना जानना बहुत है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं,
एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया में, यानी जो आप सकर्मक में उदाहरण पीछे लिखे थे कि मोहन गेंद खेलता है, अब गेंद, इसमें एक कर्म है। एक कर्म जहां होगा वाक्य में, उसे हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया। कभी कभी हमें दो दो कर्म का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे राम ने मोहन से कहा मेरी पुस्तक दो, तो यहां पुस्तक और राम, मोहन, दोनों कर्म हैं। राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो मोहन भी कर्म है और पुस्तक भी कर्म है, तो दो कर्म आ गया। दो कर्म आने के कारण इसको क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। तो मैं इसको मौखिक रूप से आपको समझा देती हूं कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है एक कर्मक क्रिया, जैसा कि देखिए आपका जो शब्द है, वास्तव में उसी शब्द में ही परिभाषा छुपी होती है। आप उस शब्द को ध्यान से पढ़िए, एक कर्मक क्रिया यानी एक कर्म वाली क्रिया, द्विकर्मक क्रिया यानी कि दो कर्म वाली क्रिया। अगर हम कहते हैं राम पुस्तक देता है या राम पुस्तक खरीदता है, तो एक पुस्तक इसका कर्म है, खरीदने की क्रिया पुस्तक के माध्यम से संपन्न हो रही। लेकिन हम कहते हैं राम मोहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पुस्तक देने में मोहन का भी सहयोग है। राम का कर्म मोहन भी है, क्योंकि वो पुस्तक मोहन को दे रहा, तो एक कर्म तो मोहन हो गया और दूसरा कर्म पुस्तक है ही, तो दो कर्म हो गए। तो दो कर्म होने के कारण उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो कभी भी आपको पूछा जाए जानकारी के लिए, आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि सकर्मक क्रिया दो तरह की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो इतनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इसके बाद मैं आपको काल पढ़ाऊंगी, काल, उसके भेद, उसकी परिभाषा। तो मैं आपको कुछ वाक्य बोर्ड पर लिख देती हूँ, उसको, उसके माध्यम से मैं आपको सकर्मक और अकर्मक समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एक वाक्य है, वाक्य पहचाने, यानी क्रिया का भेद, क्रिया का भेद, भेद बताएं, लिख देते हैं, क्रिया का भेद बताएं। तो पहला है वाक्य, इसमें मैं लिखती हूं, नकुल लेख लिखता है। अब क्या लिखता है? लेख, यानी क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया। फिर इसके बाद आपको मैं एक दो और वाक्य लिखवाती हूं। राम बाजार गया, राम बाजार गया। अब आपको इसको पहचानने के लिए भी सकर्मक है कि अकर्मक, आपको तुरंत कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाना है, और देखिए उत्तर मिलता है, राम क्या गया। ये प्रश्न अशुद्ध है, गलत है। इसका प्रश्न जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? राम कहाँ गया। तो इसके मतलब ये आपका क्या है? अकर्मक क्रिया। फिर
रमा पौधों को पानी दे रही है। अब रमा पौधों को क्या दे रही है? पानी दे रही है, यानी ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। तो आपको इसी तरीके से सकर्मक और अकर्मक आपको पहचानने की आदत डालनी होगी। उसके लिए आप क्या करिएगा कि आपकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया है, आप उसको उतने प्रश्न देखिएगा जो क्रिया के भेद से संबंधित हैं। तो उन संबंधित प्रश्नों को आप अभ्यास करके देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्रिया के भेद हम कैसे पहचानते हैं। और एक क्रिया में एक शब्द और आपने कभी कभी सुना होगा, एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के भेदों में एक क्रिया आपको पुस्तकों में पढ़ने को मिलेगी, प्रेरणार्थक क्रिया। इन चीजों को मैं बोर्ड पे लिख इसलिए नहीं रही हूं कि आपको कक्षा 6 के स्तर पर जितनी चीजें जानने की आवश्यकता है उतनी मैंने बताई है। बाकी चीजें मैं आपको मौखिक रूप से समझा देती हूँ, ताकि आपको कभी पुस्तक में पढ़ें तो ये मन में प्रश्न आए कि ये क्या है। तो आपकी पुस्तक में कहीं मिलेगा अगर प्रेरणार्थक क्रिया, तो जब हम कोई क्रिया किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि पिताजी माली से पौधों में पानी डलवाते हैं। अब पिताजी पौधे में पानी डलवा रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहा माली के द्वारा, खुद नहीं हो रहा। तो माली को प्रेरणा देके ये कार्य कराया जा रहा। ऐसी क्रियाओं के साथ वह जुड़ा रहता है, करवाना, पढ़वाना, लिखवाना। तो इस तरीके से अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वा रहे हैं। तो पढ़वाना, ये प्रेरणा देके कराया हुआ कार्य है, जिसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो मैंने आपको साथ में ये इसलिए बता दिया कि आप पुस्तकों में अगर प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि ये क्या होता है। तो मैंने आपको इसके साथ ही साथ ये दो चीजें, एक कर्मक क्रिया, दो कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी बता दी, ताकि आपको कोई भी संशय मन में ना आए। और क्रिया यहाँ पर जाके पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है काल, वो क्रिया से ही संबंधित है, क्योंकि धातु से जब क्रियाएं बनती हैं तो उसमें काल जुड़ता है, उसी काल को मैं इस आपके लिए अगली वीडियो में बनाऊंगी, तो आपको पढ़ाऊंगी। तो आज ही वीडियो में यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।